और नैरेटिव गढ़ा जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का बयान दिया, तो फिर इस पर चर्चा शुरू हुई। आखिरकार जिम्मेदार पद पर रहते हुए क्या किसी नेता को ऐसा बयान देना चाहिए? वहीं सीएम योगी के बयान पर विपक्षी पार्टियां पलटवार कर रही हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। आज योगी के बहाने नेताओं के बयानों का विश्लेषण, आखिर उनका ऐसा बोलने के पीछे वजह क्या है? हिंदू के नाम पर बरगलाते नेता, कौन किस जाति का बताते नेता। संख्या के सहारे ताकत बढ़ाते नेता, बांटो और राज करो की नीति पर नेता। वसूलों की राजनीति को भूलते नेता, लोक लाज को वोटों में बदलते नेता। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ये भारतीय राजनीति का नया काल है। यहाँ पर वोट नीति या कहें कुर्सी की राजनीति हर चीज पर हावी। वोट के लिए नेता किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वोट के आगे वो किसी चीज की परवाह नहीं करते, न अपने पद और उसकी मर्यादा की। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन इस बयान के मूल में क्या है, इसको समझना जरूरी है। यूपी के सीएम ने बयान भले ही बांग्लादेश की स्थिति को लेकर दिया है, लेकिन इसमें निशाना यूपी की राजनीति है। वो इसके सहारे अपनी राजनीति को साधना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं और अपने बयानों को लेकर खूब चर्चा में भी रहे हैं। साल 2022 के विधानसभा उसकी खूब चर्चा हुई थी। 80 का मतलब बहुसंख्यक यानी हिंदू और 20 का मतलब अल्पसंख्यक यानी मुसलमान था। तब यूपी के सीएम के बयान को 85 बनाम 15 बताकर काउंटर करने की कोशिश हुई थी। 85 को पिछड़ा और 15% को अगड़ा यानी सवर्ण बताने की कोशिश हुई थी। 2024 में विपक्ष संविधान संशोधन और जातीय जनगणना को लेकर सरकार को घेर रहा है। लोगों की जाति बताने की कोशिश हो रही है। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। विपक्ष ने संविधान संशोधन और जातीय जनगणना को लेकर जो नैरेटिव बनाया है, उसको भेद पाने में बीजेपी के तर्क कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा, जिसे भाजपा की ओर से उठाया गया और विपक्ष को राम मंदिर विरोधी, सनातन विरोधी बताया, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों में इसका फायदा होता बीजेपी को नहीं दिखा। वो यूपी में 62 से घटकर 33 सीटों पर आ गई और देश में 303 की जगह 240 सीटें ही जीत पाए। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी की तरफ से ध्रुवीकरण की कोशिश देखी जा रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाने का निर्देश भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी।
अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बांग्लादेश को लेकर जो बयान दिया गया है, भले ही उसकी चारों तरफ निंदा की जा रही हो, लेकिन इसके पीछे बड़े राजनीतिक हित भी छुपे हुए हैं। यूपी के सीएम के बयान से एक बात और साफ है कि वो अपनी कट्टर हिंदूवादी छवि को बनाए रखना चाहते हैं। इसी के सहारे वो विपक्ष के संविधान और जातीय गणना के मुद्दे को काउंटर करना चाहते हैं। हाल में जब यूपी के सीएम अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे थे तो वहां भी उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था। जो लोग आपको झूठे आश्वासन देकर के जाति विस्मरण करके अराजकता की भट्टी में फिर से झोंकने के लिए आपके पास आए हैं, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तमाम बातों के आधार पर बांटेंगे, लेकिन जब किसी बेटी की सुरक्षा पर खतरा आएगा तो ये लोग दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। इधर आगरा में जब यूपी सीएम ने बंटने और कटने का बयान दिया तो इस पर प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पहले सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, तब भी गलत है, और अगर दल का बयान है तो उससे भी ज्यादा गलत है। उन्होंने लिखा, जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो ये गलत हैं, और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत है। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है? निंदनीय बयान। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को केंद्र यानी दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप बता दिया और कहा कि कम से कम दिल्ली को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और यूपी के सीएम को नसीहत देनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। अखिलेश यादव ने योगी के बयान पर नसीहत दी तो कांग्रेस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो पार्टी अपनी विज्ञप्ति में लिखती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जैसे खोखले शब्द, उनके एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री नफरती बातें करते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी की ट्रोल आर्मी के चीफ हैं? दूसरे मुख्यमंत्री उनसे दो हाथ आगे निकलना चाहते हैं। आप दोनों लोग जो न्यायपालिका को ताला लगाने के काम कर रहे हैं अपने अपने बुलडोजरों से, ये काम अपराधी करते हैं। मुख्यमंत्रियों को ये शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है, न्याय और कानून में विश्वास रखता है। ये बीजेपी की सोच है। बीजेपी में होड़ लगी हुई है, कौन कितना ज्यादा नफरती बन सकता है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के बयान को मुस्लिम विरोधी बताया और कहा कि समाज को बांटने के लिए ऐसा बयान दिया गया है। योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो बीजेपी के सहयोगी जेडीयू को भी अच्छा नहीं लगा है। बिहार सरकार में मंत्री और वरिष्ठ जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने यूपी सीएम के बयान से किनारा कर लिया और कहा है कि समाज में सबको साथ रहने की जरूरत है। ये तो नेशनलिज्म के प्रिटेक्स्ट में कहे हैं तो स्वागत है कि देश में भारतीयता में अगर बटोगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका के बारे में सोचोगे देश में रह करके, तो उस प्रिटेक्स्ट में अगर उन्होंने कहा है, हर एक भारतीयों को एक रहने के लिए कहा है, उसका स्वागत है। कि वो भारतीयता के बारे में कह रहे हैं कि हिंदुत्व के बारे में कह रहे हैं, इसका तो उन्होंने स्पष्टता की नहीं है। तो जब तक उनकी स्पष्टता नहीं आती है, अगर हिंदुओं के लिए की है तो हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि हम लोगों का जो उद्देश्य आप जानते हैं विकास उद्देश्य होता है, भाईचारा का उद्देश्य होता है। उनका क्या है उसका जवाब वो लोग देगा, मुझे कोई इंसिडेंट नहीं। अब किस शब्द पे बोले हैं, किस बात पे बोले मुझे नहीं मालूम है। आदमी जो बात बोलता है उसको पकड़ता है, किस बात पर बोले हैं जो जानकारी नहीं, उसकी बात भी बताएंगे। सीएम योगी के बयान पर सहयोगी जेडीयू सवाल उठा रही तो यूपी में इसको लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया हो रही, जबकि बीजेपी के नेता सफाई दे रहे।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के हाथ में प्रदेश नहीं रह गया है। न लॉ एंड ऑर्डर के नियंत्रण में है, न महंगाई, न बेरोजगारी। आज सुबह फर्रुखाबाद में एक ही फंदे से, एक ही दुपट्टे से 2 बेटियों का शव लटकता हुआ मिला। पुलिस उसको आत्महत्या बताकर रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, जबकि सच ये है कि तफ्तीश ये होगी तो पता चलेगा कि वो हत्या थी। इसी तरीके से आए दिन घटनाएं घट रही हैं, तो ना पुलिस नियंत्रण में, ना प्रशासन, न ये प्रदेश। लेकिन मुख्यमंत्री जी हर मंच से सिर्फ धार्मिक विद्वेष फैला रहे हैं। इसका मतलब संविधान में इनका विश्वास नहीं, क्योंकि संविधान सभी धर्मों की बात करता है, वो भारत की बात करता है, और मुख्यमंत्री जी हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। जो एक शब्द कहा कि बटोगे तो कटोगे, वो मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में कहा है। वैसे मेरे ख्याल से एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है, क्योंकि आपने संविधान की शपथ ली और ये कहा है आर्टिकल 15 के तहत कि आप किसी के साथ विभेद नहीं करेंगे। अगर संविधान की शपथ लेने के बाद इस तरह का बयान, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं अनुरोध ही कर सकता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री के लिए कोई बंदिश लगाइए, नहीं तो कुछ भी कर डालेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने की एक बहुत सकारात्मक बात कही है कि पूरे देश के नागरिक एक होकर के रहें, वरना देश विखंडित हो जाएगा। हमने देखा है कि देश 1947 में मजहब के आधार पर बंट गया। देश में किसी प्रकार का विभाजन न हो, सब एक सूत्र में बंधे रहें, नेक बन करके रहें। इतनी सकारात्मक बात में भी अगर किसी को आपत्ति है, अगर इस पर भी वो किसी प्रकार का ऐतराज जता रहा है, तो निश्चित तौर पर ये उसकी मानसिक विक्षिप्तता हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ही नहीं है जिन्होंने अपने बयान से मर्यादाओं को तोड़ा है। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने किसान आंदोलन और किसानों पर ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर प्रतिक्रिया हो रही। हरियाणा चुनाव के बीच कंगना रनौत के बयान ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने आंदोलन में शामिल किसानों के चरित्र पर भी सवाल उठा दिया। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। कंगना के बयान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने सीधे केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा के किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान आया है, उसे किसी भी स्थिति में सही नहीं कहा जा सकता है। कंगना के बयान से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन यूपी सीएम के बयान पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे साफ है कि सुविधा की राजनीति दल करते हैं। जहां नुकसान होने का भय दिखा वहां सफाई दे दी, और जिससे फायदा दिखा वहां चुप्पी साध ली। बीजेपी नेताओं की ओर से ऐसे बयान पहली बार नहीं दिए गए हैं। पहले भी बयान वीर नेताओं ने ऐसे कई बयान दिए हैं जिनको लेकर प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन इसके बाद भी वो सबक नहीं ले रहे हैं। समय और परिस्थिति के हिसाब से इनके बयान बदलते रहते हैं, लेकिन सबका टारगेट एक ही होता है, बांटना। तो ये अपने सबसे बड़े नेता के बयान के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो। बीजेपी की राजनीति राम मंदिर, सनातन और हिंदू के आसपास घूमती रही। समय और सुविधा के हिसाब से पार्टी के नेता बयान देते रहे।
हम आपको कुछ दिन पहले का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो आरोपियों की जाति बता रहे हैं। जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। योगी आदित्यनाथ को उनके बयान पर विपक्ष भी घेर रहा है। वो कह रहा है कि घटना हुई है, आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जाति बताकर राजनीति करना ठीक नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी और मुख्यमंत्री आवास के नजदीक हो रही है। सरकार उस पर गंभीरता से संज्ञान लेने के बजाय उसमें राजनीतिक रोटी सेक रही, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधियों के नाम और धर्म बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि आप अपराधियों पर कार्रवाई करने से पहले उनके नाम और जाति धर्म देखते हैं। जो भी दोषी हैं, जो भी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, वो किसी जाति धर्म के हों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक मामले में इस तरीके की राजनीति ना करे। नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं, उनके नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने जो वादे जनता से किए थे चुनाव में, वो वादे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जब सरकार बनती तो उनको पूरा करती। हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उन सवालों को हम लगातार उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, महंगाई कम करने का, किसानों की आय दुगनी करने का, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डालने का। उन वादों का क्या हुआ? उन सपनों का क्या हुआ? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब वो विपक्ष को उनके वादों की याद दिला रहे हैं, तो विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी को इस बात को याद दिलाना चाहता है कि विपक्ष की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भाजपा ने जो किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? उन सपनों का क्या हुआ? ऐसे में सवाल यह है कि आखिर एक प्रदेश के मुखिया अपराधियों को जातियों में क्यों बांटने में लगे? बात यूपी तक ही सीमित नहीं है। बंगाल बीजेपी के कद्दावर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं करना चाहिए। আমরা জিতব, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यूपी और बंगाल के 2 कद्दावर नेताओं को सुनने के बाद अब आपको लेकर असम चलते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो इन सब से कई कदम आगे निकलते हुए कहा कि अगर यही हाल रहा तो 2051 तक असम मुस्लिम बाहुल्य राज्य बन जाएगा। এইটুক যদি আপুনি ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰজেকশ্যন কৰে, তেতিয়ালে 41 চনত মুছলিম আৰু হিন্দুৰ জনসংখ্যা প্ৰায় সমান হ'ব আৰু 51 চনত অসম মুছলিম মেজৰিটি দেশ হ'ব। এইটো মই বনোৱা তথ্য নহয়। 2011ৰ সেন্সাস পৰৱৰ্তী সময়ত NRCত আবেদন কৰা লোকৰ হিন্দু মুছলমান ৰিলিজিয়াছ ডিভিজন। बात देश में हिंदू मुस्लिम की हो और उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अपना तर्क ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? गिरिराज सिंह ने तो अब की बार बीजेपी की सीट घटने के पीछे एक बड़ी साजिश का दावा करते हुए उसे वोट जिहाद तक का नाम दे चुके हैं। गिरिराज सिंह के मुताबिक हर बूथ पर 40 से 50 हिंदुओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। इसके लिए वो बाकायदा चुनाव आयोग से जांच की भी मांग कर चुके हैं। माइनॉरिटी अब हम लोग भी इसकी जांच कराना शुरू कर दिया है। 4-5 दिन से रिपोर्ट आना शुरू हो गया है। ये हर लोकसभा में लगभग 1 लाख वोटों का हेरा फेरी हुआ है और ये हेरा फेरी
एक तरह से वोट जिहाद ही हुआ है और ये बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी 4 स्टेट को टारगेट किया गया। बीजेपी शासित राज्यों के 2 सीएम, एक प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री जैसे कद्दावर नेताओं के इन बयानों से ये कयास लगने लगे हैं कि बीजेपी अपने कोर हिंदुत्व के एजेंडे पर अब वापस आ रही। बीजेपी का मकसद इसमें राजनीति भी है। वो चाहते हैं कि एकजुट रहें और बीजेपी को वोट करें। वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मतों में विभाजन होकर बीजेपी को नुकसान हुआ है, तो अपने जो कोर हिंदुत्व का एजेंडा है मुख्यमंत्री का, उसको उन्होंने आगे रखा है। संयम और परिस्थिति के हिसाब से बीजेपी नेताओं के बयान भले ही बदल रहे हैं और इन बयानों पर सवाल उठ रहे हों, लेकिन इन नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं और इन सब का निचोड़ यही है कि बीजेपी फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पर लौट रही। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।